हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास के ज्योग्राफी के आपदा वाले भाग से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा उत्तरी बिहार। ये सही है। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? तो ये क्या है? बाढ़ को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण जो है वर्षा का अत्यधिक होना। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो ये जो है प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की जो स्थिति है वो आती है आपको धीरे धीरे। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो जिम्मेवार कारक इसका जो है वर्षा की कमी जो है इसका जिम्मेवार कारक है। सूखे के बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो ये हो जाएगा इसका आपको नदियों के आपस में जोड़ देना। तरीका यही है। प्राकृतिक आपदा में बाढ़ जैसी आपदा का दुष्प्रभाव कैसा होता है? तो ये होता है अत्यंत व्यापक। बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में है? तो ये 15 राज्यों में जो है बाढ़ का प्रकोप है। भारत में जून से सितंबर तक कुल वर्षा की कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? कुल वर्षा का कितना प्रतिशत होता है? तो ये 75% होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन आवर्त प्राकृतिक आपदा है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा चक्रवात। इनमें से कौन अनावर्त प्राकृतिक आपदा है? तो इसका हो जाएगा बाढ़। इनमें से कौन आवर्त प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि। इनमें से कौन अनावर्त प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? तो इसके 2 रूप होते हैं भूस्खलन के। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? ये इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो इसमें सभी की हानि होती है। मकान की होती है, फसलों की होती है, पशुओं की होती है, सभी की होती है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये सुनामी जो है ये मानव जनित नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 1994 ईस्वी में। भारत में विनाश का चक्रवात कब आया? तो ये जो आया था 29 अक्टूबर 1999 को आया था। भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है 1968 ईस्वी को। आपदा कितने प्रकार की होती है? तो आपदा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानवजनित। प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको जो रखा जाता है 2 श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नमी के अभाव के कारण भारत में कितनी प्रतिशत सूखे की संकट की संभावना रहती है? तो ये जो है 68% नमी के अभाव के कारण भारत में
प्रतिशत सूखे की बनी रहती है, संकट जो है इतना प्रतिशत ज़मीन पे बना रहता है। सन 2001 में भारत के कितने राज्य भयंकर सूखाग्रस्त थे? तो 2001 में 8 जो राज्य थे वो भयंकर सूखाग्रस्त थे। भारत में कितनी भूमि अवकर्मित है? तो ये 10 करोड़ हेक्टर जो है ये अवकर्मित है। बिहार को कब भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था? तो ये 1967 ईस्वी में करना पड़ा था। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो ये पशुओं की भी होती है, फसलों की भी, भवनों की भी, इनमें सभी हो जाएगा। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया? तो ये जो है 1976 ईस्वी में। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक निम्न में से कौन है? तो ये इनमें सभी हो जाएगा। आपदा प्रबंधन किया जाता है तो ये इनमें सभी पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का सामान है? तो इसका हो जाएगा बैंडेज एवं टेप, ये प्राथमिक उपचार का ही है। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया? तो ये जो है पंचायत समिति को बनाया गया है। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने किस नदी की धारा बदल दी? तो ये कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये अपनी मार्ग परिवर्तन करने की वजह से फेमस है। भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है? तो ये जो है अक्टूबर नवंबर। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो ये जो होती है सुखाड़ हो जाता है। सिंचाई आयोग के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग हर साल सुखाड़ से प्रभावित होता है? तो ये जो है 16%। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि सुखाड़ किसके अभाव में होता है? तो किसके अभाव में होता है? जल के अभाव में। मिट्टी की नमी के अभाव में, सॉरी, इसका जो है मिट्टी की नमी के अभाव में हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पे है। सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सुखाड़ जो है 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन चक्रवात प्रभावित राज्य है? तो इनमें सभी जो है वो चक्रवात प्रभावित राज्य है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। हिमस्खलन किस भाग में होता है? तो पर्वतीय भाग में होता है हिमस्खलन। अगला है, भारत में प्रति वर्ष कितने लोग सूखे की मार झेलते हैं? तो ये लगभग जो है 5 करोड़ लोग सूखे की मार झेलते हैं। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर है नागार्जुन परियोजना। दुनिया का सबसे ऊंचा आसवन बांध किस नदी पर है? तो ये जो हो जाएगा आपको नील नदी पर। अच्छा, ये विदेश का पूछ रहा है, दुनिया का पूछ रहा है, नील नदी पर। अब बिहार के कितने ज़िले बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार के जो है 28 ज़िले जो है बाढ़ से प्रभावित है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में अधिक सक्रिय रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। कौन भारत में कहाँ कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं? तो ये सभी हो जाएगा, सरदार सरोवर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। मानव द्वारा बनाए गए जल प्रवाह के मार्ग हैं? तो इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा में प्रबंधन से भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था? तो 26 दिसंबर 2004 को हुआ था। 26 दिसंबर
2004 को। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो ये जो आती है समुद्र में आती है, समुद्र के पास वाले क्षेत्र में आती है। आगे देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो समुद्र में भूकंप का आना है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था? तो वहाँ जो था शहरीकरण की वजह से भूकंप आया। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है सुनामी कहा जाता है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। भूकंप कौन सी आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भूकंप के नाम से जाना जाता है। आपदाओं के समय सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रभाव क्या कहलाता है? तो ये जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहलाता है। आगे देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप के कितने झटके आते हैं? तो प्रतिदिन 3500 लगभग झटके आते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। भूकंपीय प्रभावित क्षेत्रों में इमारतों पर निम्न में से किसके अनुसार प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है बनावट के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। भूकंप में कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपायमान होती है? तो ये जो है ऊंची जो है वो अधिक कंपायमान होती है। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो इसका जो नक्शा है साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। गहनता और बारंबारता में अंतर के आधार पर भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो बिहार जो है 3 जोन में आता है। जम्मू कश्मीर किस भूकंप जोन में आता है? तो जम्मू कश्मीर भूकंप क्षेत्र 5 में आता है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी पठार किस भूकंप जोन में आता है? तो वो भूकंप क्षेत्र 1 में आता है। 2011 ईस्वी में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? तो ये जो आया था 11 मार्च को आया था। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है, क्या होता है? तो ये होता है भयंकर दैत्य। असम घाटी भूकंप के किस जोन में आता है? तो ये जोन 4 में आता है। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी लहरें आई थी। इनके कारण कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था? तो ये लगभग 3 लाख। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी लहरें आई थी। इसके कारण निकोबार द्वीप का कौन सा भाग समुद्र के गर्भ में समा गया? ये जो है दक्षिणी भाग, जो इंदिरा पॉइंट था वो समुद्र में मिला गया था। अब धीरे धीरे फिर निकल गया, ये समुद्र में डूब गया था जो इंदिरा पॉइंट जो है, अब वो उड़ गया, फिर दिखाई पड़ता है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाता है और सुरक्षित है। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया? तो भारत में जो विनाशकारी भूकंप है वो 1934 ईस्वी में आया था। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही है? तो इसमें जो है सही नहीं है पूछ रहा है।
ये अक्सर ध्यान में रखेंगे एग्जाम में कि नहीं जो है हम लोगों को दिखाई कम पड़ता है, तो ये नहीं जो है कौन सा होगा, तो भगवान भरोसे बैठे रहना ये सही नहीं है। आगे देखिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहली जो है पी तरंग है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, चिली में सुनामी का कहर सबसे पहले कब आया? तो चिली में जो है 1960 ईस्वी में आया था। गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? तो ये जो आया था गुड फ्राइडे सुनामी, ये 1962 को आया था, सॉरी 1964 को आया था। ये 1964 हो जाएगा इसका। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। आपदा प्रभावित क्षेत्र में खोजी एवं बचाव कार्य के लिए सर्वप्रथम कौन आते हैं, कौन आगे आते हैं? तो ये स्थानीय लोग आते हैं। निम्न में से कौन ऐसे उदाहरण हैं जिनका उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में असहाय पीड़ितों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बायो रडार। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो ये भूकंप में किया जाता है। सीढ़ियों और रस्सियों का किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? स्ट्रेचर के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण है? तो ये जो है इनमें सभी हो जाएगा, टॉर्च, सीटी, गमबूट, ये सब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा उपकरण बचाव दल के उपकरणों में शामिल नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा वो पिस्तौल हो जाएगा, बाकी सब रहता है बचाव दल के पास। आगे देखते हैं, प्रथम श्रेणी की जलन में त्वचा की ऊपरी परत कैसी हो जाती है? तो ये लाल और शुष्क हो जाती है। आगे देखिए, राहत कर्मियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उपरोक्त सभी हो जाता है इसका। क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना, ये भी होता है। प्राथमिक उपचार देना, ये भी होता है। प्राथमिक उपचार के पश्चात चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंचाना, ये भी होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं फिर इसके अगला प्रश्न क्या है। जलन में प्रभावित भाग पर क्या नहीं लगाना चाहिए? तो उसमें क्या नहीं लगाना चाहिए? मक्खन नहीं लगाना चाहिए, घी नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, सभी नहीं लगाना चाहिए जलने के स्थान पर। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति गठित की गई है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो गृह मंत्रालय हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैबिनेट कोर एनसीसी की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी को, एनसीसी। अगला प्रश्न है, सुनामी की स्थिति में लापता लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो इसमें हेलीकॉप्टर और रडार की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन जीवन रक्षक हो सकता है? कौन हो सकता है? तो दोनों हो सकता है, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्वयंसेवक। तो इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य निम्न में से कौन सा है? तो बिहार है सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त। भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं? तो ये जो है इसका आंसर तटीय भाग हो जाएगा। भूकंप के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कमरे के कोने की दीवार के सहारे खड़े हो जाना चाहिए। कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें क्या होगा, सभी की सहभागिता न हो। तो
जब तक सभी की सहभागिता न होगी तब तक ये सफल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी आपदा से निपटने के लिए संकट राहत कोष पर्याप्त न हो तो संबंधित राज्य कहाँ से अतिरिक्त राशि प्राप्त करता है? तो राष्ट्रीय संकट आकस्मिक निधि से। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसे अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, कौन सा है? मोबाइल जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सोर्सिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका जो है संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। किसी बड़ी आपदा के समय संचार नेटवर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है इसका बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एमेच्योर रेडियो को और किस नाम से जाना जाता है? तो हैम नाम से जाना जाता है। एमेच्योर स्वयंसेवकों ने 1999 में उड़ीसा में आए किस भीषण आपदा के दौरान महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की थी? तो ये इसका जो है चक्रवात हो जाएगा। उपग्रह आधारित संचार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है सेटकॉम। आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो इनसेट। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनसेट। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब IRS। ये नंबर सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग निम्न में से कौन सा है? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा ट्रांसपोंडर। आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन है, कौन सा है? तो ये उपग्रह फोन हो जाएगा, डी नंबर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल संचार का सबसे लोकप्रिय और सर्वसुलभ साधन क्या है? तो इसका जो सर्वसुलभ साधन हो जाएगा वो मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जाता है? तो ये इंफ्रारेड कैमरा होता है, उसके माध्यम से मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाया जाता है। सुनामीटर से क्या पता चलता है? तो सुनामी का पता चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? कौन सा है? तो इनमें सभी हो जाएगा। समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? तो इसका जो पता जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है सुनामी मीटर से। मौसम विज्ञान एवं आपदा संबंधी चेतावनी के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है इनसैट उपग्रह का। भारत में भूस्खलन किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो ये हिमालयी क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में होता है। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग भूकंप प्रभावित हैं? तो ये 56% जो भाग हैं ये भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। बिहार भूकंप जोन 3 में आता है, जम्मू कश्मीर भूकंप जोन 5 में आता है, और जो पठारी इलाका है आपको हो गया महाराष्ट्र हो गया, उसके मध्य प्रदेश से नीचे, और उसके बाद आपको कर्नाटक, ये सब क्या है भूकंप जोन 1 में आता है।
बेतार संचार संपर्क किस पर आधारित है? तो ये रेडियो तरंगों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जहाँ संचार के अन्य साधन काम नहीं कर पाते वहाँ निम्न में से कौन सफलतापूर्वक कार्य करता है? तो ये जो है एमेच्योर रेडियो। अगला प्रश्न देखिए, दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन है? तो कौन सा है ये? BSNL। अगला प्रश्न है, सूचना सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार का अग्रणी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संगठन कौन सा है? तो ये जो है NIC हो जाएगा इसका आंसर, NIC। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में दूरदर्शन के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट, इसका प्रयोग किया जाता है दूरदर्शन के लिए। भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र निम्न में से कौन है? तो ये जो है उपरोक्त तीनों हो जाएगा इसका आंसर। आपदा और सह अस्तित्व, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ये भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये आयताकार होनी चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो वो जो होता है अनुचित ढंग से होता है। 1947 ईस्वी की गर्मियों की बाढ़ में बांग्लादेश के लगभग कितने लोगों को क्षति उठानी पड़ी थी? तो ये जो है लगभग 3.60 करोड़। बाढ़ से संभावित बचाव के लिए समुद्र तट या नदी तट से कम कितने मीटर दूर मकान बनाना चाहिए? तो कम से कम जो है 250 मीटर दूर मकान बनाना चाहिए समुद्र तट से। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक कौन सा है? तो ये जो है अकुशल खुदाई, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। भूस्खलन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जमीन का खिसकना। अगला प्रश्न देखिए, भूस्खलन से असुरक्षित कौन से मकान होते हैं? कौन से मकान होते हैं? वो जो खड़ी प्रकृति ढलानों पर स्थित है, वो जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था? तो ये 26 जनवरी 2001 को आया था। गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को आया था। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए थे? तो ये निकारागुआ में आए थे 1972 में। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपायमान होती है? तो ये जो है ऊंची जो मकानें हैं वो अधिक कंपायमान होती है। 26 दिसंबर 2001 को भुज में कितनी तीव्र वाला भूकंप आया था? तो ये 6.9% जो रिक्टर पैमाने पे नापा जाता है स्केल पे, तो 6.9 आएगा वो रिक्टर पैमाने पे। इंडियन प्लेट के खिसकने की दर क्या है? तो 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, इसका आंसर सी हो जाएगा। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो ये सभी जो है ये मानव जनित आपदा है, चाहे आतंकवाद हो, सांप्रदायिक दंगे हो, युद्ध हो, ये सब मानव जनित आपदा है। राजस्थान में जल संग्रहण के लिए कितने हेक्टेयर तक के वाटरशेड क्षेत्रों की पहचान की गई है? तो ये 50 हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखिए, भूमिगत जल के समुचित उपयोग के लिए कौन सी सिंचाई पद्धति अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति और ड्रिप सिंचाई पद्धति, तो इसका दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, आपदा प्रबंधन
निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपदा प्रबंधन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के भूकंप से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कितने वेधशाला से भूकंप मापी यंत्र लगे हैं? तो ये 212 यंत्र लगे हुए हैं। भारत सरकार ने भवन निर्माण संहिता कब बनाई? तो ये 1983 ईस्वी में बनाई। भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए त्वरित, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आयाम कब निर्धारित किए? तो ये हो जाएगा 1954 ईस्वी। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ जो है मिट्टी की नमी के अभाव में होता है। आगे देखते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में भवन निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो भवन जो है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो फसल को सबसे अधिक हानि होती है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो कौन सा हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।